वेलकम आप सभी का। और देखिए आज अपन जो अपना फंजाई का सेक्शन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अब अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो एक प्रॉपर मोड होना चाहिए ना, उस मोड में अपन कि अपने पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सिलेबस का कंटेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने पास काफ़ी सारा मतलब बुक्स रहेंगे अलग अलग लेवल्स की। तो एग्ज़ाम के अंदर जैसे एक तो बेसिक जो नॉलेज होता है वो होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए और मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए, है ना। तो हमारा जो प्रयास है कि चाहे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जा रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, दोनों में ही फंजाई बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बुक्स भी सजेस्ट कर रखी हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि दो लेवल हैं। देखो आपके, एक तो आपका बीएससी का बुक आता है ना, जो सिंह पांडे जैन सर का बुक आता है, रस्तोगी पब्लिकेशन। वो आपका पहला स्टेप होता है कि उसमें आप शुरू में पढ़ लो कि फंजाई के बारे में आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे है, तो उससे आपको इजी रहता है कि आप हिंदी में आराम से कवर कर लोगे। जैसे आपकी वो बुक पूरी हो जाती है फंजाई का सेक्शन, देन आपको जो नेक्स्ट हायर लेवल बुक है जो कि अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये पीसी वशिष्ठा सीरीज़ की बुक आती है ना। जो आपका पीजी लेवल के स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट, चाहे आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हर जगह पे इस बुक को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत ऐसे ऑथेंटिक बुक्स में मानी जाती है। तो हमारा जो लेवल होता है ना, वो दो लेवल है। जैसे कई बार तो क्या, जैसे आप जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा है कि भाई आपको लगे तो आप कर सकते हो। अदरवाइज बीएससी एंड पीजी स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं दे आर क्वाइट है ना, उसमें कंटेंट बहुत सारा आ जाता है, मतलब कि एक्सपेक्टेड जितना होता है ना उतना सारा कंटेंट इनमें होता है। फिर साथ में अपन क्वेश्चंस करते हैं, तो जो कुछ इसमें होता नहीं है या ऐसा होता है कि जो इसमें कम है तो वो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपन जो पहली क्लास रहेगी उसमें फंजाई के जो जनरल करैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो लास्ट जो टाइम रहा है उसमें अपन ने पैथोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं, है ना, क्लासेज हमारी हुई हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ हमने फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है। तो फंगल डिजीज़ से भी क्या है कि फंजाई के कुछ जो आस्पेक्ट हैं, चाहे वो ओमाइसीट के हों, चाहे वो आपके एस्को हों, बेसिडियो हों, डोटेरो हों, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई हैं। ठीक है, अब देखो साथ में क्या है कि जैसे आपके पास बुक होती है, तो बुक को भी पढ़ने का एक तरीका होता है ना। जैसे पहला तो क्या होता है कि आपको जब भी कोई बुक पढ़नी होती है तो आप बिल्कुल से स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे ये याद करना है या मेरे को ये अभी याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। बुक्स को बहुत सिंपली पढ़ना होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो देखो ये जो पेन लिखा हुआ है कि फंजाई द प्लूरल ऑफ द वर्ड फंगस, है ना। टू फ्लोरिस इसका मीनिंग होता है, मशरूम से इसका ऐसे एक जनरल मीनिंग निकलता है। तो दिस इज ओनली अबाउट टू रीड आउट, बस कि पढ़ लेना है और पढ़ के छोड़ देना है, इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब ऐसा एग्जामिनेशन के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ बट ठीक है, आपका ऐसे होना चाहिए मैंने चीज़ें पढ़ी हुई है, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, लाइन टू लाइन आपको सारा पढ़ लेना है। हाँ, जहाँ काम का है दैट इज। अब जैसे कि अपन सब जानते हैं कि फंजाई का जहाँ पे अपन पूरा स्टडी करते हैं, जैसे एल्गी वाला फाइकोलॉजी है ना, और फंजाई वाला माइकोलॉजी है, ब्रायोलॉजी है, टेरिडोलॉजी है, तो दैट इज सिंपली मीनिंग्स, है ना। ये अपन जैसे इस लेवल पे हैं तो वी नो ऑल अबाउट दिस, है ना, कि हमें कोई ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अब ये कि जैसे ये क्या होता है कि जैसे आपके दिमाग में कुछ गया हुआ होता है या कुछ चीज़ें हमने देखी हुई होती हैं, तो पता नहीं हमें कहाँ काम आती है। ठीक है, जैसे यीस्ट अपन जानते हैं कि ठीक है ये सिंगल सेलर्स होते हैं, मोल्ड्स हैं, है ना, जैसे स्लाइम मोल्ड्स आएंगे। अब स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, जैसे स्लाइम मोल्ड का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो ये मतलब जैसे अमीबा होता है कि वो मतलब एक इरेगुलर शेप होती है, वो कैसी भी शेप हो सकती है, वो चिपचिपे लसलसे। तो आगे हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बट जैसे आइडिया होना चाहिए। जैसे आपके स्टूल्स हैं ना, जो आपके फ्रक्टिफिकेशंस हैं, है ना, मशरूम्स हैं, पॉलीपोरस है। पॉलीपोरस का अपने आप में जो क्वेश्चन है वो जैसे वुड फंजाई से आता है ना, वुड रोटिंग से आता है। ठीक है,
हालांकि मेंबर पढ़ने आपको मेंबर पढ़ेंगे, पॉलीपोरस एक मेंबर है वो भी पढ़ेंगे, फोमा है वो भी पढ़ेंगे, तो छोड़ना कुछ नहीं है। बट ये कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे पफ बॉल्स हैं, रस्ट हैं, स्मट्स हैं, तो देर आर सो मेनी डाइवर्सिटी, है ना, फंजाई के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ, जैसे एक जो टर्म आ जाता है कि आपने माइकोलॉजिस्ट की बात की ना, तो इंडिया के रेफरेंस के अंदर जैसे आपने पैथोलॉजी पढ़ा है तो वहाँ पे नाम आया था अपने पास, है ना, कि प्रोफेसर E.J. बटलर जो हैं वो क्या है कि उन्होंने दोनों ही काम किए थे, है ना। इंडिया के अंदर जैसे भारत आज़ाद हुआ उससे पहले से ही वो काम कर रहे थे ना। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने पैथो पे भी काम किया और फंजाई पे भी काम किया, ठीक है। ऐसे जो बड़ा नाम आपके एग्जाम के हिसाब से रहता है वो इसका क्लासिफिकेशन में रहता है कि अलेक्टोपोलस जो है उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है ना, कि उनकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, अलेक्टोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन है। देन आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो आपको और भी एडवांस लेवल के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, है ना। एक तो बेसिक भी पढ़ना पड़ता है, बेसिक के बाद में जो लेटेस्ट हैं वहाँ तक आपको जाना पड़ता है। देखो फंजाई के बारे में अलेक्टोपोलस ने जो बोला है, इनकी डेफिनेशन जो हमें बताती है कि डिफाइन फंजाई मोर साइंटिफिकली, है ना, उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लिएटेड, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है कि एल्गी हैं, एल्गी में तो क्या है कि जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सिस्टम है ना, वहाँ पे साइनोफाइसी हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, बट फंजाई में ऐसा कुछ नहीं है। फंजाई में आपको कोई भी मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि जहाँ भी न्यूक्लियस आ गया, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जब भी आ जाता है, इट मीन्स दे ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ, वेदर जैसे यीस्ट आपका एक सेल का हो सकता है, ठीक है, फिलामेंटस हो सकते हैं, बहुत बड़ी संरचना हो सकती है, बट एवरीवेयर वी विल फाइंड ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पोर बेयरिंग का मतलब है कि उनकी लाइफ साइकिल जब पूरी होती है तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फेजेज होते हैं उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब स्पोर का बनना और गैमेट का बनना दो चीज़ें होती हैं, है ना। स्पोर जैसे ऐसे जनरली बोले स्पोर, तो स्पोर का मतलब होता है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पोर इज ए मॉडिफाइड सेल, नॉट ए गैमेट। गैमेट्स भी सेल होते हैं बट दे आर जनरेटिव सेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो आपका जो होता है ना, ये हेरिडिटी जो होती है, ये गैमेट्स के रूप में काम आते हैं। बट स्पोर्स एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के काम आता है कि नंबर तेजी से, जैसे आपने डिजीज को सेकेंडरी इन्फेक्शन जहाँ भी पढ़े, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या आता है, स्पोर्स आए थे, चाहे वो कोई सा भी फंगस आपने लिया, स्पोर्स बनते हैं ना। स्पोर्स से एक सामान्य शब्द हो जाता है, फिर जैसे आप कोनिडिया, ओइडिया ये सब बोलते हो, उसके वेरिएशंस हैं, राइट। एक क्लोरोफिलस, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, राइट। तो जो फंजाई है हमारे वो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दे प्रोड्यूस सेक्सुअली। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में क्या है कि जैसे ड्यूटेरोमाइसीट, वो अलग चीज़ होती है कि ड्यूटेरोमाइसीट में ऐसे नहीं होता है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ड्यूटेरोमाइसीट की कॉन्सेप्ट ये होती है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो होगा बट हमें पता नहीं है, यानी कि वो हमें अज्ञात होता है। जैसे हम उसके बारे में जानते हैं, साइंटिस्ट को पता लगता है कि उसमें परफेक्ट स्टेज बन रही है, तो वो परफेक्ट स्टेज एस्को जैसी है तो उसको एस्को में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में ट्रांसफर कर देते हैं, या बेसिडियो जैसी है तो उसको बेसिडियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो टिल डेट जिनके बारे में हम सेक्सुअल साइकिल नहीं जानते, तो वो टेम्परेरी ड्यूटेरोमाइसीट में रखे जाते हैं ना, फॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। हाँ, एंड हुज फिलामेंट्स ब्रांच सोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। अब उनमें सेल वॉल का पाया जाना पूरे प्लांट किंगडम का करैक्टर है, ठीक है। अब सेल वॉल कहाँ नहीं मिलेगी, जैसे आपने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जैसे आपने अभी यहाँ पे ये स्लाइम मॉल्स की बात की, तो उनमें नहीं है। जैसे आप बैक्टीरिया की बात करेंगे, दे हैव सेल वॉल, है ना, एल्गी है, दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है वो अलग चीज़ होती है ना, जैसे सेलुलोज है, पेप्टिडोग्लाइकोन है, काइटिन है, वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है।
बट सेल वॉल का पाया जाना इज द एसेंशियल करेक्टर ऑफ द किंगडम प्लांट। तो प्लांट किंगडम का करेक्टर होता है। क्लोरोफिल्स का नहीं पाया जाना ये उसका आप बात कर रहे हैं कि मतलब वो सारे यूकैरियोटिक भी होंगे और बिना क्लोरोफिल वाले होंगे, स्पोर बेयरिंग होंगे, है ना, वो फंजाई हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोपोरस। ठीक है, जैसे इसके बाद में जैसे जनरल बातें अपन जैसे हर जगह पे आपको ये सब पता होना चाहिए, जैसे एल्गी के बारे में भी, फंजाई के बारे में भी, हर जगह पे ऐसा होता है ना। जैसे हैबिटाट की बात आती है, अब हैबिटाट में देखो क्या है कि आपको उसमें कुछ भी नहीं सोचना होता है ना। यूबिक्विटस का मतलब होता है जैसे हर जगह पे, सर्वव्यापी, कॉस्मोपॉलिटन ऐसे नाम होते हैं। यूबिक्विटस जो हर जगह पे मिल जाता है, दैट इज फाउंड एवरीवेयर। इनकी नेचर देखो सेप्रोफिटिक हो सकती है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव कर रहे हैं। पैरासाइट्स हो सकते हैं किसी लिविंग होस्ट के ऊपर, द होस्ट में भी एनिमल और होस्ट में भी प्लांट, कुछ भी हो सकता है। और दे में भी हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट। जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसा फंजाई लिया जो कि क्या है, वो है आपका, जैसे आपने कहा कि वो माइकोफेगस है, जैसे एक वर्ड आता है माइकोफेगस। माइकोफेगस, फेगस का मतलब तो ईटिंग होता है, फेगस भोजन करने के लिए वर्ड होता है, माइको का मतलब कवक होता है। तो जैसे अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ते हैं, डिजीज का जैविक नियंत्रण पढ़ते हैं, उसमें अपन अपने पास आता है कि हम कई बार ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा भी फंगस है और वो किसी दूसरे फंगस को खाता है, फंगस ईटिंग फंगस, यानी कि ट्राइकोडर्मा इज पैरासाइट ऑन द जो आपका रियल पैथोजन है उसके ऊपर। तो पैथोजन भी फंजाई, पैथोजन को खाने वाला वो आपका जो है वो उससे हायर लेवल का वो ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया, वो भी फंजाई। तो फंजाई हैं वो जैसे सैप्रो हो गए, पैरासिटिक हो गए, इवन वो हाइपर पैरासाइट एक प्रकार का पैरासाइट ही है, बट अपने सिलेबस में उसका एक अलग से महत्व हो जाता है, क्योंकि वो क्या है कि जैसे आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल्स वगैरह उसमें आ जाता है, क्योंकि पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट लगाओगे, है ना, जैसे दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त हो जाता है। तो अगर हम लाइफ सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं, क्रॉप से, है ना, उनकी डिजीज पैथोजन के हिसाब से बात करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, हाइपर पैरासाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इकोलॉजी में अलग होता है ना। इकोलॉजी के अंदर हाइपर पैरासाइट चेन्स आपको कई बार क्वेश्चन में आए तो अपन को सोचना पड़ सकता है ना। और फिर एक अलग कॉन्सेप्ट होती है कि जब आप कहीं भी चले जाएंगे तो जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट से छोटा होता है, ठीक है। एंड दे में बी सिम्बियोन्ट्स। सिम्बियोन्ट बहुत जगह पे है, जैसे लाइकेन के अंदर वो सिम्बियोन्ट है ना, वो माइकोराइजा बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी सिस्टम जहाँ पे फंजाई है वो दूसरे के साथ में क्या कर सकता है, एज ए मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है, ठीक है। अब थैलस की तरफ जाएंगे तो थैलस जो है वो ऑन का मतलब ऊपर या अंदर, है ना, जो सतह है उसके अंदर हो सकता है, सतह से बाहर हो सकता है। द सबस्ट्रेटम का मतलब जैसे आपने लकड़ी ली, मिट्टी ली, वो सबस्ट्रेटम है, आधार है वो, है ना। एंड प्लाज्मोडियल अमीबॉइड। प्लाज्मोडियल जैसे आपके स्लाइम मोल्ड्स वगैरह आएंगे उनमें प्लाज्मोडियल है वो, जिसकी कोई निश्चित सैप नहीं होती है। वो उसका वो जैसे अमीबॉइड का मतलब जो मतलब उसमें कूट पाद बनते हैं, तो कभी कैसा हो गया कभी कैसा हो गया, तो जिसका कोई फिक्स नहीं है वो ऐसा वैसा होता है, राइट। दे में भी यूनिसेलुलर, दे में भी मल्टीसेलुलर, दे में भी फिलामेंटस। फिलामेंट अगर होगा तो दे में भी सेप्टेड, दे में भी एसेप्टेड। जैसे आपने ओमाइसीड्स वगैरह पढ़े हैं, जो प्रिमिटिव फंजाई हैं, जो लोअर फंजाई है, दे हैव सिनोसिटिक कंडीशन, दे आर एसेप्टेड। जैसे कि आपने पाइथियम वगैरह पढ़ा, आपने एल्बुगो पढ़ा, यू नो अबाउट दैट। देन सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल में क्या है कि आपको सेल वॉल मिलेगी ही मिलेगी, स्लाइम वॉल को छोड़ दीजिए, मतलब ऑफ काइटिन और ऑफ सेलुलोज। अब इसमें क्या है कि जैसे काइटिन तो अपने आप में सबको पता ही होता है कि फंजाई की जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब सेलुलोज का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जो आपके फाइको है ना, क्लास वाइज देखेंगे तो नाम आता है फाइकोमाइसीड्स।
तो फाइकोमाइसीट्स एक्चुअल में ऐसे फंजाई को बोलते हैं जो मतलब शैवाल जैसे फंजाई होते हैं, है ना, कि ऐसे फंजाई जो एल्गी जैसे होते हैं, इनकी एल्गल फंजाई बोला जाता है इनको। कारण क्या है कि उनकी सेल वॉल में एल्गी के जैसे सेलुलोज होता है, राइट। तो ये अपने आप में एक अलग से डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि मेनली तो सब में काइटिन है, लेकिन जो फाइको वाले हैं उनके अंदर क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है। देन जैसे आप बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस को लेके क्या मामला है, तो सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस है उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अब दो होने का जो लॉजिक है वो एक्चुअल में क्या है कि डाइकैरियोट से है ना, कि एक प्लस प्रकार का और एक माइनस प्रकार का, और जहाँ भी आपके पास डाइकैरियोटिक कंडीशन आएगी वो सेकेंडरी माइसीलियम होते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम की जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो आपके पास आती है एस्को में और एक आती है आपके पास बेसिडियो में, है ना। जैसे आपके ओमाइसीट है, ड्यूटेरा है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंडरी माइसीलियम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है सिनोसिटिक से ले लीजिए, जो आपका ओमाइसीट का मामला होता है कि अगर सेप्टा नहीं है तो ऑल न्यूक्लियाई दे प्रेजेंट इन ए कॉमन साइटोप्लाज्म, दैट विल बी सिनोसिटिक कंडीशन। अब सिनोसिटिक कंडीशन जैसे आप उधर वोचेरिया देखेंगे एल्गी में तो उसमें भी है ना, इधर जैसे आप एल्बुगो देखेंगे तो उसमें भी है। तो सिनोसिटिक कंडीशन का पाया जाना एल्गल और फंजाई दोनों में कॉमन है। बट जैसे आप कहें कि डाइकैरियोटिक कंडीशन है, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन उधर एल्गी में नहीं होती है, वो फंजाई में होती है ना। मोनोकैरियोटिक कंडीशन सब में हो सकती है। मोनोकैरियोटिक तो अपन भी हैं कि हमारे भी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब अगर डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है तो दोनों न्यूक्लियस अगर सेम प्रकार के हैं तो होमोडाइकैरियन होता है, अगर दो प्रकार के हैं तो हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन आ सकती है। तो न्यूक्लियस का जो नेचर है, यानी कि उनका जो बिहेवियर है, जेनेटिक जो नेचर है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या होता है कि मेल फीमेल नहीं बोलते, यहाँ पे स्ट्रैंड्स बोले जाते हैं, प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड। स्ट्रैंड्स को भी मेल फीमेल नहीं बोलते, तो प्लस और माइनस के बिहाफ के ऊपर अपन मोनो है ना, यूनी है, डाई है, ऐसे बोलते हैं। डाई होने पे एक जैसे तो होमो है, हेटेरो है। एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक उनको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफिक का उल्टा होता है ऑटोट्रॉफिक, तो विषमपोषी होते हैं, है ना। जैसे हेटेरो का रिवर्स है वो होमोट्रॉफिक नहीं होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो सारे ही फंजाई अपना भोजन लेते हैं, चाहे वो अपने लिविंग होस्ट से लें, चाहे अपने सिम्बायोट पार्टनर से लें, चाहे वो मतलब जो डेड मैटर है उससे लें। तो दे हैव टू विड्रा देयर फूड, है ना। जैसे आपने होस्टोरिया की कॉन्सेप्ट पढ़ी तो उसमें वो एब्जॉर्ब करते हैं। होस्टोरिया आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पैरासिटिक है, ठीक है। अब जैसे लकड़ी के ऊपर पॉलीपोरस है तो पॉलीपोरस तो होस्टोरिया नहीं बनाएगा, वो तो क्या करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। जो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना वो बना करके बाहर हाइफा बाहर छोड़ता है। तो ये एक प्रकार का स्पेशल मैटर हो जाता है कि फंजाई पाचन जो करता है वो बाहर करता है और फिर पचे हुए को वह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है ना, जैसे एनिमल्स हैं वो अंदर लेते हैं, बक्कल कैविटी में खाते हैं, वैसे फंजाई खाता नहीं है। फंजाई क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट आउट करता है, एंड देन जब सीक्रेशन से वो मैटर है वो जब डिग्रेड हो जाता है तो फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के लिए पानी जरूरी है, इसलिए आपके जितने भी फंजाई हैं वो ड्राई हैबिटाट में नहीं हो सकते, वहाँ मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। हाँ, पूरा पानी नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। कंप्लीटली वाटर नहीं होता। वाटर का मतलब आ जाता है कि फिर एक्वेटिक फंजाई है, तो एक्वेटिक फंजाई तो अलग ही चीज़ होती है। जैसे उधर क्या करते हैं कि आपके एल्गी के अंदर तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लिथोफिटिक भी होते हैं ना, जियोफाइट्स भी होते हैं। तो वहाँ ऑप्शन है, अक्रेंस को लेके बहुत ऑप्शन है, लेकिन यहाँ अक्रेंस को लेके ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। फीडिंग को लेके कोई ऑप्शन नहीं है कि दे ऑल मे बी हेटेरोट्रॉपिक, दे हैव टू
है ना, डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, तो उसके आधार पे फिर आप उनको सेप्रो बोल दोगे, पैरासिटिक बोल दोगे। हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। रिप्रोडक्शन में जैसे सबसे कॉमन जो तरीका होता है वो एसेक्सुअल है। अब एसेक्सुअल तरीके आप पैथोलॉजी में जहाँ भी पढ़ेंगे या फंजाई की लाइफ साइकिल में जहाँ भी पढ़ेंगे, दे आर कनेक्टेड विद द मल्टीप्लिकेशन, है। और मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फंजाई, है ना। जैसे आपके जो स्पोर्स हों तभी बनेंगे जब टेम्परेचर कम हो और मॉइस्चर अच्छी हो, राइट। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर मिल सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो फंजाई में होते हैं वो होती है पैरासेक्सुअलिटी। तो परालैंगिकता होती है ना, वो एक बहुत यूनिक टॉपिक होता है फंजाई का, जहाँ से एक अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया के केस के अंदर कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन होता है, वैसे फंजाई के केस के अंदर पैरासेक्सुअलिटी होती है। पारा जहाँ भी आता है, पारा जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है अपार्ट, यानी कि साइड में, यानी कि मैन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग कोई मैकेनिज्म है, लेकिन उसे जो फायदा मिलता है दैट बेनिफिट इज इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप बैक्टीरिया में कंजुगेशन पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, तो वो भी क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वेज हैं कि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फ़ायदे उठा सकता है बाय मीन्स ऑफ दैट मैकेनिज्म्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई थी, उसके बाद में हैबिटाट वगैरह की बात हो गई थी। हाँ, अब देखिए कि जो एक्वेटिक फंजाई होते हैं, द एक्वेटिक फंजाई आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव। अब देखो ये चीज़ आपके ऐसे काम आ जाती है कि अगर इवोल्यूशनरी लेवल के ऊपर कोई चीज़ पूछी जाती है, तो जैसे आपको मान लो कि 4 फंजाई के एग्जाम्पल दे दिए, उसमें एक नाम दे दिया सेप्रोलेग्निया है। अब सेप्रोलेग्निया क्या है कि वो एक्वेटिक फंजाई है, फाइकोमाइसीड में आता है, वो जलीय वो कवक का एग्जाम्पल होता है। अब पूछ लिया कि इन 4 में से कौन सा प्रिमिटिव फंजाई है। अब आप तो ये कहेंगे कि किताब में तो कहीं प्रिमिटिव फंजाई का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, या कहीं पे ऐसा टॉपिक है ही नहीं, बट टॉपिक तो है, आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक फंजाई जो है दे आर प्रिमिटिव। तो आपका सेप्रोलेग्निया आपको पता होना चाहिए कि दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फंजाई, देन आंसर विल बी एक्वेटिक वन। बातें क्लियर हो रही हैं आपको, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। जो मोड है लाइफ का अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग देखिए आपने कहा कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, है ना, प्लांट्स एनिमल यानी कि होस्ट हो सकते हैं। होस्ट जो होता है उसको अपन ससेप्ट भी बोलते हैं, है ना। और होस्ट का जो मतलब अपने पैथोजन को, अपने पैरासाइट को अटैक के लिए परमिशन देने की जो कैपेसिटी होती है उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं ना। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि पैथोलॉजी का शब्द हो जाता है ना। जैसे रेजिस्टेंस एक कॉमन शब्द होता है, ससेप्टिबिलिटी है वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता, वो पैथो की फील्ड का ज़्यादा शब्द होता है ना। ऐसे एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं जो सतह से बाहर होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो आपने जैसे मान लो कुछ भी पढ़ा, जैसे आपने एक्टोकार्पस का मतलब जो बाहर है, एंडो का मतलब जो अंदर है। तो जहाँ सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है वो सब क्या है? एंडो के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ भी अगर एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट तो है नहीं, आप चाहे पूरी बुक लिख दो, इतने सारे नाम है फंजाई के, तो अब वो आपको ये होना चाहिए कि आपके ऑप्शन में जो नाम आए हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं वो होते हैं। जैसे किसी डिजीज़ में होंगे या किसी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में होंगे या कहीं और होंगे, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, इसका मैटर क्या है। ठीक है। अब देखो एक जो आता है कि आपने पैथो में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी अपन ने कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट हम ऐसे फंजाई को बोलते हैं जो अपना जीवन केवल लिविंग होस्ट के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट लिविंग होस्ट उनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो सकता। दे कैन ग्रो ओनली लिविंग। ओनली और लिविंग दो बड़े शब्द हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट को समझा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने डिजीज पढ़ी है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ये सब क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आपने स्मट वगैरह पढ़े, वो सब क्या है? ऑब्लिगेट।
है ना। इसमें जैसे डाउनी पाउडर लिख दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये दो ही है ना। इसके बाद में आप लोग पढ़ा है, स्मट पढ़े, रश पढ़े, वो क्या है, वो भी होस्ट के बिना जिंदा नहीं रहते। हाँ, अब ये अलग बात है कि किसी का भी ऊस्पोर है वो मिट्टी में तो कई साल पड़ा रह सकता है ना। किसी का भी टेरिटोस्पोर है वो मिट्टी में या मतलब जो कचरा है उसमें पड़ा रह सकता है। तो टेरिटोस्पोर, जैसे आपने कहा कि किसी पौधे का बीज है वो मिट्टी में 10 साल तक पड़ा है, तो इसका मतलब वो टेक्निकली तो वो प्लांट ही है ना, मिनिएचर होता है, लेकिन वो लिविंग प्लांट नहीं है, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो रखी है। तो ऊस्पोर का मामला है या कोई दूसरी रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे आपने स्क्लेरोसिया बोल दिया, वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहना वो पेरिनेशन होता है, वो ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ जब भी आएगी ग्रो, तो दे नीड लिविंग। ठीक है, सिम्टम्स वगैरह तो आपने पैथोलॉजी के अंदर बहुत देख लिए, इसलिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये तो क्या होता है कि थोड़ा सा आपके पास एक कलरफुल बुक होती है तो एस्थेटिक लगता है ना। एक कलरफुल किताब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे अपने जहन में अपने आप ही आ जाती हैं, और थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे अपनी साइकोलॉजी होती है ना, चाहे आप किसी भी एज के हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो गए हो, है ना। ये मतलब जो चित्र होते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वो उसका इम्पैक्ट होता है लर्नर के ऊपर, है ना। तो ये इसीलिए होता है कि जैसे आप इन बुक्स को देखते हैं तो दे आर कलरफुल बुक्स, दे यूज़ कलर प्लेट्स, है ना। दे यूज़ जैसे आप टेक्स्ट में देख रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर भी दे आर यूजिंग कलर्स। तो कलर से मैक, है ना, द रीडिंग इजी, और कंटेंट हम इजी वे में ज़्यादा ले पाते हैं, है ना। अब देखो जैसे आपके पास फैकल्टेटिव चैप्टर आते हैं, तो अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको सिंपली एक बेसिक चीज़ होती है वो अप्लाई करनी होती है। वो क्या था कि फैकल्टेटिव जहाँ भी लिखा होता है वो रियल में क्या होते हैं, उसके अपोजिट होते हैं। देखिए कौन है, पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट हैं जो सेप्रो बने हुए हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए कि जो पैरासाइट हैं जो लिविंग को खाता है वो डेड को क्यों खा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आएगा कि वो पैरासिटिक बिहेवियर उसका कमज़ोर है। जैसे कि आपने पाइथियम को पढ़ा, तो पाइथियम क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ कोज करता है, तो वो वीक पौधा जो होता है सीडलिंग, उसको अटैक करता है। तो इफ़ ए पैरासाइट इज वीक, देन अगर वो आपके जो होस्ट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म आ गए, उसमें हार्ड टिश्यू बन गए, तो उसको तो अटैक नहीं कर सकता वो। जैसे पाइथियम है वो एक मैच्योर पौधे को अटैक नहीं कर सकता। कमज़ोर पौधा जिसमें भी सेल वॉल कमज़ोर हैं, थिकनिंग्स नहीं हुई, उसको टारगेट कर सकता है, राइट। तो ये मैटर जब आप फंजाई के अंदर जो आपका जो प्रिंसिपल्स वाला मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, कि जैसे ये जो कंपैटिबिलिटी के इश्यू आते हैं कि कौन किसको प्रभावित कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता, तो उसमें ये बैकग्राउंड नॉलेज काम आता है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म, पाइथियम का जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हार्ड सेल वॉल वालों को उनके डिफेंस को डिस्टर्ब कर दे। तो ऐसा नहीं कि सारे फंजाई एक जैसे होते हैं, तो कौन किसको कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आपके टर्म्स हैं। तो देर सेप्रोफाइट, जैसे यहाँ पे टैफ्रीना डाला है ना, फाइटोप्थोरा डाला है, तो ये नाम ठीक है, आप खुद को जानते होंगे। जैसे आपने पाइथियम बोल दिया तो पाइथियम इज ऑल्सो करेक्ट हियर, है ना। ऐसे ही है फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट में भी आपका उल्टा हो जाएगा कि दे आर मेनली क्या है, दे आर सेप्रोफाइट, दे आर मेनली सेप्रोफाइट, बट दे कैन अटैक इन लिविंग होस्ट if the host is susceptible और environment is supportive, है ना। इस सारे मामलों के अंदर जैसे दो ही चीज़ें नहीं होती, तीन चीज़ें होती हैं कि होस्ट होता है, फंजाई होता है, और कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब एनवायरनमेंट की बात होती है। तो इफ़ कंडीशंस आर सपोर्टिव देन ए वीक कैन बी ए पैरासाइट। इफ़ कंडीशंस आर अनसपोर्टिव देन ए पैरासाइट हैव टू लिव, है ना। कि जब उसको खाना नहीं मिल रहा है तो मजबूरन उसको डेड खाना पड़ता है। और इधर क्या होता है कि डेड खाने वाला जब कंडीशन उसके हिसाब से होते हैं तो वो पैरासाइट भी बन जाता है। जैसे आपके एग्जांपल्स है फ्यूजेरियम है, पोर्टिटिस है ना, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। ऐसे ऑब्लिगेट सैप्रो आते हैं। अब ऑब्लिगेट सैप्रो का मतलब है कि वो जब भी ग्रो करेंगे वो डेड को ही खाएंगे। तो इसमें मोस्टली क्या होते हैं, जो आपके जाइगोमाइसीड्स के मेंबर हैं,
है ना, जैसे आपका म्यूकर है, पाइलोबोलस है, ये सब क्या है, दे आर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। तो वो किसी लिविंग को अटैक किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, चाहे उनके सामने कितना भी कमज़ोर लिविंग हो, उस पर अटैक नहीं कर सकते। दे हैव टू लिव ओनली ऑन डेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जितनी भी एंजाइमेटिक मशीनरी है वो डेड को डिकम्पोज करने वाली है। लिविंग की सेल वॉल आ गई, लिविंग का क्यूटिकल आ गया, उनको डैमेज नहीं कर सकते, उनके अंदर लिविंग को डिग्रेड करने वाले सिस्टम नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और एंगल से आप समझने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू डैमेज डन, कि कितना नुकसान हुआ, है ना। द पैरासिटिक फंजाई में बी डिवाइडेड एज डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव की हिंदी होती है विध्वंसनात्मक, कि जो मतलब सब कुछ तहस नहस कर दें, उसको विध्वंस बोलते हैं अपन। तो डेस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और वन इज बैलेंस्ड पैरासाइट। बैलेंस का मतलब एक ऐसा कि जैसे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ये नुकसान की बात नहीं हो रही एक्चुअल में, ये बात हो रही है कि नुकसान करने वाला कर क्या रहा है ना। क्योंकि ये आपने कहा कि पैरासाइट्स हैं, अब पैरासाइट्स हैं तो दे नीड लिविंग होस्ट, है ना। ये तो समझ में आता है अपन को कि उनको लिविंग होस्ट चाहिए। तो अगर किसी ने डिस्ट्रक्टिव मोड अपना रखा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छे से अपने होस्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब होस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर वो पैरासाइट होगा किस पे, तो उसको खुद को भूख मरना पड़ेगा, स्टारवेशन में जाएगा, है ना, उसको खुद को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो बैलेंस पैरासाइट उनका मामला देखिए, उनका क्या है, वो इतना ही डैमेज करते हैं जितना उनको जरूरी है, बाकी जो होस्ट है वो जिंदा रहते हैं। इसका मतलब उनकी फ्यूचर है वो ज़्यादा सिक्योर है, तो दे आर मोर एडवांस, है ना। किसी को मारना मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना कोई काबिलियत नहीं है, किसी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाना काबिलियत है ना। किसी का फ़ायदा एक बार उठा लिया फिर वो आपसे बात ही नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं चलने वाली बात है। और आप उसका लगातार कई लंबे समय से उसका फ़ायदा उठा रहे, उसका मतलब यू आर सो स्मार्ट, है ना। ये क्या है कि अपन नेचर को समझ रहे हैं, हमें हमारी डेली जो सामाजिक जीवन होता है ना उसमें ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी होती हैं, है ना। वहाँ पे जब आप ये सिम्बायोसिस पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दोस्ती बड़ी चीज़ होती है, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना होता है, किसी को हेल्प करनी होती है। तो वो अपने मॉरल्स होते हैं, बट एक बार समझने के हिसाब से बात करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम है वो किसका है, दे आर बैलेंस पैरासाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। द डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट को द वर्स्ट डिजीज, वर्स्ट का मतलब ज़्यादा नुकसान वाले की, जिनसे किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे किल द होस्ट सेल और टिश्यू एंड प्रोड्यूस सब्सटेंस टॉक्सिक टू द होस्ट। द बैलेंस पैरासाइट आर सो अडेप्टेड इन देयर डिमांड अपॉन द होस्ट that the latter is able to supply the need of the parasite and continue the life itself. अब देखो ऐसा होता है नेचर में कि नुकसान पहुंचाते पहुंचाते मतलब भूख मरने की समस्या आ जाती है। तो उसका एक एक्सट्रीम लेवल होता है कि उसका जो मोड है वो अगर सिम्बियोंट वाले मोड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मतलब सिम्बायोसिस वैसे तो क्या है कि अपन एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स है वो नुकसान की तरफ जाने के बजाय फ़ायदे की तरफ जाने लग जाते हैं। भाई अल्टीमेटली क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है और उसको जहाँ से खाना लेना है उसको वहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको कंपेटेबिलिटी का इश्यू होता है, राइट। ठीक है, ऐसे क्या है कि माइकोराइजा आएगा। अब आपका फंजाई वाला जो सेक्शन है उसमें दो नाम आते हैं, एक आता है माइकोराइजा, एक आता है राइजोमॉर्फ, है ना। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है राइजोमॉर्फ, एक आता है माइकोराइजा। तो इनमें क्या है कि राइजा राइजा कॉमन से हैं, राइजोमॉर्फ माइकोराइजा, राइट। तो
कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि माइकोराइजा तो क्या होता है कि जैसे आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े, एंजियोस्पर्म पढ़े, है ना, जैसे पाइनस पढ़ते हैं, पाइनस की जो सीडलिंग होते हैं वो भी उनकी जड़ें हैं वो फंगस के साथ में एसोसिएशन करती हैं। तो जड़ों की जो सेल्स होते हैं, रूट प्लस फंजाई, यानी कि राइजा का मतलब रूट और माइको का मतलब फंजाई। तो अगर फंजाई हायर प्लांट्स, क्योंकि इसमें क्या है लोअर प्लांट्स नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो आता है वो जिम्नोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से ज़्यादा हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ में अगर फंजाई का कोई दोस्ती का कनेक्शन चल रहा है तो दैट विल बी माइकोराइजा। और फिर इकोलॉजी ये कहती है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वो जल्दी कम हो जाते हैं और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी कमी सबसे पहले आती है, और उनका आंसर आता है जियोलॉजिकल, जो अपन साइकिल पढ़ते हैं उससे, और उसमें हमारे पास आता है कि जो फॉस्फोरस है उसकी मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो फॉस्फोरस इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड फॉस्फोरस इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ बहुत पहले ख़त्म हो जाती है। और बड़े पौधे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पौधे बड़े हैं, एंजियोस्पर्म के पौधे बड़े हैं, ट्रीज हैं, पाइनस का तो ट्री होता है, पाइनस के तो जंगल है ना। तो ट्रीज जहाँ पे हैं, जंगल जहाँ पे हैं, वहाँ मिट्टी में फॉस्फोरस कम हो जाता है। तो फॉस्फोरस कौन दे? तो फॉस्फोरस को चट्टानों में से सोल्यूबलाइज करके, है ना, जो फॉस्फेट फॉर्म होते हैं उसको सोल्यूबलाइज करके कोई पौधे को दे दे, जो उसका वो आपने अभी पढ़ा कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, डाइजेशन होता है और बाहर से वो सोखते हैं। तो ये काम कोई कर दे, वो भी किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। तो वो मामला माइकोराइजा का होता है। यानी कि जब आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि माइकोराइजा है वो मतलब क्या चीज़ सप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है फॉस्फोरस। तो ये है मेन चीज़ कि मेनली जो जड़ों ने फंजाई को दोस्त बनाया है, यानी कि एक दुश्मन जैसी चीज़ को उन्होंने दोस्त बनाया, तो वो किसी फ़ायदे के लिए बनाया, दैट इज़ द फॉस्फोरस सप्लाई, राइट। अब क्या है कि माइकोराइजा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको अपन इतनी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, तो माइकोराइजा को अपने डिफरेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, हार्टिंग नेट क्या होता है ना, और उसके बाद में उसमें वेरिएशंस क्या क्या है, कौन से फंजाई इसके एग्जाम्पल हैं, राइट। और फिर वैम फंजाई आएंगे, वेसिकुलर कंडीशन वाले कौन से हैं, है ना, आर्बस्कुल्स वाले कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर। तो एक डिटेल टॉपिक अपन को पढ़ना पड़ेगा। साइड में अपन राइजोमॉर्फ को पढ़ लेते हैं। अब देखो राइजोमॉर्फ की जो हिंदी होती है वो होती है तंतु जटा, और माइकोराइजा की हिंदी होती है कवक मूल। ठीक है, अब कवक मूल तो मैंने आपको समझा दिया कि वो जड़ों के साथ में एसोसिएशन का मामला होता है। अब अगर राइजोमॉर्फ की बात करें कि तंतु जटा, है ना, जटा जैसे मतलब कि आपके बरगद के पेड़ से जड़ें लटक रही हैं, है ना, या कोई संत महात्मा है तो उनकी जटाएं होती है ना, या कोई बाल कहीं तो नहीं कटवाता है तो उसके कहते हैं कि मतलब क्या ऐसे मतलब जटाएं बना रखी हैं तूने। तो जटा का मतलब है कि गुच्छे जैसा है, जिसको पकड़ा जा सके, जैसे मतलब हाथ में आ जाए, है ना, गुच्छा सा ऐसा है। लेकिन इसमें कोई दूसरा नाम नहीं है। देखो मॉर्फ का मतलब तो होता है दिखने में, मॉर्फोलॉजी। राइजो का मतलब जड़। तो इसका कनेक्शन जड़ से नहीं है, इसका कनेक्शन क्या है कि जो फंजाई के हाइफे होते हैं, फंजाई के जो हाइफे होते हैं वो ऐसे हाइफे एक साथ गुच्छा बना लेते हैं ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड राइजोमॉर्फ। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, जब आपका दिमाग ऐसे है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन, स्पोर्ट, सपोर्ट। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बरगद के अंदर तो वो जड़ें सपोर्ट के काम आती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसका, है ना, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर हमारा दिमाग ऐसे काम करने लग जाए कि मतलब हम चीज़ों को जानने के हिसाब से पढ़ें, है ना, जैसे माइकोराइजा क्यों, है ना, ये राइजोमॉर्फ क्यों, तो इसका आंसर आ जाता है फिर।
इसका आंसर ये आता है कि मतलब जब हाइफा, सिंगल हाइफा ही पर्याप्त होता है तो फिर इतने सारे एक साथ क्या करेंगे, राइट। तो इसका आंसर आता है कि अगर कोई फंजाई वीक है ना, और वीक फंजाई का जो काम है, जैसे मान लो कि किसी को इन्फेक्शन करना है तो पेनिट्रेट करना पड़ता है, पेनिट्रेट। तो पेनिट्रेट करने के लिए क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो चाहिए। तो सिंगल हाइफे में अगर वो पावर नहीं होती है तो सेवरल हाइफे क्या करेंगे, आपस में गुथ जाते हैं। जैसे आपने स्क्लेरोसिया पढ़ा, तो वो गुथ जाएंगे, गुथने से क्या होता है, स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो जो वीक नेचर के फंजाई होते हैं दे फॉर्म राइजोमॉर्फ। यानी कि आप ऐसे कोई एग्जाम्पल आ गया तो अब उसमें आप ऐसे नहीं कि मान लो कि आप पक्षीना को नहीं कर सकते। पक्षीना क्यों करेगा, पक्षीना की तो जरमटूबी भी होता है, वो अपने जो आपका चाहे बारबेरिस हो चाहे आपका वो आपका ये वीट हो, तो उसकी तो सिंगल जरमट्यूब जो मतलब बहुत पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है वही पर्याप्त है। तो जो जितना पावरफुल है उसको चीज़ों की जरूरत नहीं है, जो जितना कमज़ोर है वो गुच्छा बनाएगा। तो राइट, तो ऐसे आप क्या दें, दोनों शब्दों को ईजिली क्लियर करके रखें कि राइजोमॉर्फ इज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीगेशन दैट इज नीडेड फॉर पेनिट्रेशन। ये पावर को सेंट्रलाइज करने का मैकेनिज्म हो, और जबकि माइकोराइजा है वो एक सिम्बायोसिस का मैटर है जो कि हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ मेनली फॉस्फोरस की सप्लाई को लेके एक कनेक्शन होता है। ओके, इसके बाद में हम फर्दर क्या कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है कि वेजिटेटिव जो लेवल होता है उस लेवल पे हमें फंजाई में कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होता है। एक तो क्या है कि जैसे थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, ये सब क्या थैलोफाइट्स में आते हैं। थैलोफाइट का मतलब जिनमें आप जड़, तना और पत्ते के रूप में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, राइट। हाँ, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं ना। यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे कि आपके काइट्रिड्स हैं, ये लोअर फंजाई है तो उसके साथ में लोअर जुड़ा हुआ है। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल तो सैकरोमाइसिस सर्वेसी भी है, यीस्ट भी है, लेकिन यीस्ट लोअर फंजाई नहीं है, वो एस्कोमाइसिड का मेंबर है ना। जैसे आपने कहा कि यीस्ट है वो भी तो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन वो किसका मेंबर है, दैट इज द मेंबर फ्रॉम एस्कोमाइसिड। जैसे आप उधर एल्गी में जाते हैं तो एल्गी में आप कहते हैं कि जैसे आपके जो रोडोफाइसी वो तो क्या है कि एडवांस एल्गी हैं, तो उनमें तो यूनिसेलुलर नहीं होता, लेकिन नहीं वहाँ भी यूनिसेलुलर होते हैं। तो एक सेल का होना अलग बात है, लोअर और एडवांस होना दूसरी बात है। तो अगर आप लोअर फंजाई की तरफ से जाएंगे तो आपके काइट्रिड्स जो हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं। अगर आप हायर की तरफ से जाएंगे तो यीस्ट आपका एग्जाम्पल है, राइट। हाँ, अब देखो ये जैसे क्या होता है कि जब बॉडी ही एक सेल की होती है तो उसी सेल को सारे काम करने होते हैं और रिप्रोडक्शन का काम भी वही करता है। तो अगर वही सेल थैलस है, वही सेल सेक्सुअल सेल है, तो हम बोलते हैं होलोकार्पिक। तो जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं दे आर होलोकार्पिक, क्योंकि उनमें दूसरी सेल ही नहीं है, तो सारे काम चाहे वेजिटेटिव हो चाहे वो रिप्रोडक्शन के हो उसी को करना होता है, यानी कि वही सब कुछ होती है, ठीक है। हाँ, in them vegetative reproductive stage do not occur together in the same thallus। जैसे आपको प्लाज्मोडियोफोरा की बात करते हैं अपन, has a vegetative phase consisting of a nagged multinucleated amoeboid protoplasm। अब जहां आपने nagged बोल दिया इसका मतलब क्या है, सेल वॉल absent। अब नैग्ड का कॉन्सेप्ट तो जिम्नो में भी लगता है, तो जिम्नो सेल वॉल के बिना वाले नहीं है, वो सीड की कवरिंग का मामला है ना। जैसे आप जिम्नो में नैग्ड बोलते हो वो ओव्यूल अनकवर्ड है, ओव्यूल तो बनता है लेकिन
ओवेरी नहीं बनते, राइट। तो आपके जो बॉटनी का सेक्शन उसमें नेक्ड जो वर्ड है फंजाई में आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज सेल वॉल के बिना, ठीक है। तो उसमें फिर आपके स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, तो जो प्लाज्मोडियोफोरा वो क्या स्लाइम मोल्ड है, यानी कि जब स्टूडेंट पेपर करता है तो वो दिमाग लगाता है कि ये क्या होना चाहिए, और उसका दिमाग सही लग रहा है गलत लग रहा है, वो उसने इस्तेमाल क्या किया। अब उसको पता है कि मतलब नेग का मतलब सेल वॉल नहीं होना है। अब उसको दूसरी चीज़ ये भी पता है कि जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं उसमें ऐसा होता है, तो पता लग जाएगा कि प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। चाहे ये चीज़ उसको कभी नहीं पता हो, चाहे उसने कभी नहीं देखी हो, लेकिन वो आइडिया लगा सकता है कि अगर सेल वॉल नहीं है तो फंजाई में एक ही नाम आता है, वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। तो जो भी आपका नाम होगा वो क्या है, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। दे आर अमीबॉइड, ठीक है। और है ना, अब इसमें क्या है कि अपन ये बात कर रहे हैं कि जैसे प्लाज्मोडियोफोरा का मामला है या स्लाइम मोल्ड्स का मामला है, उसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव फेज होते हैं, है ना, कायिक जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब अगर आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे घूम रहा होगा कि प्लाज्मोडियम तो कहीं और भी आता है ना। एक तो जब आप मलेरिया पढ़ते हैं तो वहाँ आता है ना, और एक जब प्लांट्स में आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ भी आता है। अब प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ते हो ना कि रोल ऑफ टैपेटम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोर के बनने में जो न्यूट्रिशन है वो टैपेटम प्रोवाइड कराती है। तो टैपेटम कई बार क्या होता है कि टूट जाती है, और टैपेटम टूट के जो स्पोर्स हैं उनको चारों तरफ से कवर कर दे, तो प्लाज्मोडियल है ना टैपेटम कहलाती है। तो जिसकी सैप निश्चित नहीं होती है उसके लिए ऐसे वर्ड होते हैं, राइट। हाँ, तो द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिप्लॉयड प्लाज्मोडियल क्लीव्स टू फॉर्म रेस्टिंग स्पोर्स, है ना। द यीस्ट विच आर रिलेटेड टू द फिलामेंटस फॉर्म ऑल्सो फॉर्म ए यूनिसेलुलर थैलस, है ना। यीस्ट के अंदर भी फिलामेंटस फॉर्म भी होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होते हैं, बडिंग यीस्ट है ना, आपका जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं। ऐसे आपका सिनकाइट्रियम है। अब सिनकाइट्रियम एंडोबॉयटिकम, है ना, ये क्या है कि फंजाई है, सिनकाइट्रियम एंडोबॉयटिकम फंजाई है, और उसका कनेक्शन क्या है कि एक डिजीज से है, और वो डिजीज होते हैं पोटैटो के अंदर, वाइट डिजीज इन पोटैटो। तो वो क्या है कि जैसे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी डिजीज के और उनके पैथोजन और वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसमें आपको जैसे सिनकाइट्रियम दिमाग में है तो आपको लगना चाहिए कि कहीं और है, क्योंकि अगर आपने डिजीज का एक पेज वो देखा हुआ है तो आप पकड़ जाएंगे कि ये मैटर कहाँ का है। वेर माइसीलियम इज एब्सेंट। देखो सेल और माइसीलियम में अंतर है। एक सेल वाले को माइसीलियम नहीं बोल, जैसे मान लो कि यीस्ट है तो यीस्ट की एक सेल को माइसीलियम नहीं बोल सकते। तो माइसीलियम में एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंटस होती है, इसमें सेप्टा मे और मेनोड भी प्रेजेंट, लेकिन आप एक सेल को माइसीलियम नहीं बोल सकते। हाँ, आगे अपन चलते हैं। देखिए आप फिलामेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, हाइफा है ना, हाइफे बहुवचन हो जाता है ना, वहाँ पे भी आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, यूकार्पिक, ठीक है। वेजिटेटिव बॉडी जो होती है फंगस की उसको अपन माइसीलियम भी बोल रहे होते हैं। जहाँ पे ये ग्रो करता है दैट इज सबस्ट्रेटम होता है ना। वो सबस्ट्रेटम की कॉन्सेप्ट फिर सैप्रोफाइट में आएगी, है ना, पैरासाइट में नहीं आएगी। देखो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है फंजाई का हाइफा वृद्धि कैसे करता है। जैसे आप एपिकल मेरिस्टेम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, एपिकल टिप्स। तो आपका एल्गी है, फंजाई है, ब्राय है, उनमें ग्रोथ है वो एपिकल पार्ट पे होते हैं, है ना। जैसे आप जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो क्या आता है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम को पूरा एक टॉपिक पढ़ा जाता है ना। उसके अंदर फिर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी आती है, एस्ट्रोजन कॉन्सेप्ट आती है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आते हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि सेल्स का पूरा गुच्छा होता है, और ये जो लोअर प्लांट्स हैं इनमें गुच्छा नहीं होता, इनमें सिंगल सेल होती है, वही पर्याप्त होती है।
है ना, एक सिंगल सेल होती है, दैट इज एनफ। वही क्या होता है कि हर साइड में सेल्स को कट ऑफ करती है। तो ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टिप्स ओनली इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स, है ना, इट मे बी एल्गी, इट मे बी फंजाई, इट मे बी ब्रायोफाइट, ये सब एक ही ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आप सेप्टेशन के हिसाब से बात कर सकते हैं। सेप्टा अगर होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, एसेप्टेड हो सकते हैं। एसेप्टेड होने पे सिनोसिटिक वर्ड आता है ना। सिनोसिटिक वर्ड क्या है कि पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अब तो क्या है, जैसे आप इतना सारा पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है ना। तो वैसे क्या है कि जनरल लेवल का क्वेश्चन होता है कि एल्गी में भी पूछा जाता है कि सिनोसिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, और फंजाई में भी पूछा जाता है कि सिनोसिटी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अगर सेप्टा नहीं है ना, तो मोस्टली कौन सा है, लोअर है। क्योंकि आप हायर में जाएंगे तो प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, वहाँ तो सेप्टेशन होता है। और बेसिडोमाइसीलियम के अंदर तो सेप्टा भी खतरनाक वाले होते हैं, डोलीपोर सेप्टा होते हैं स्पेशल प्रकार के। तो सेप्टेशन को लेके एडवांसमेंट है। तो जो लोअर वाले हैं उनमें सेप्टेशन नहीं है, तो दे में बी द आंसर। इसके बाद में आपके सेप्टा वाले आ जाएंगे, जहाँ पे सेप्टा पाए जाते हैं, कि पट पाए जाते हैं, सेप्टेशन होता है। ठीक है, एक तो आपको ये यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि सेप्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है। जैसे आप बाइनरी फिशन पढ़ते हैं बैक्टीरिया में, तो बाइनरी फिशन पढ़ते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बनती है वो बाहर से बन के अंदर की तरफ आती है। तो अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो उसका नाम होता है सेंट्रीपीटल। तो एक एनुलर रिंग बनती है, रिम बनती है, सेल वॉल से अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनती है, वो ग्रो करते करते क्या करती है, बीच में आ जाती है, फिर सेप्टा बन जाता है। तो जो डायमीटर है वो पहले बड़ा होता है, फिर और कम, फिर और कम, फिर गायब हो जाता है, सेप्टा ऐसे बनता है। तो सेप्टा का डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रीपीटल होता है। हाँ, तो आपको क्या कि यहाँ इस क्लास को लेने के बाद में एक आइडिया भी लग जाएगा कि जैसे किताबों में जो दिया हुआ होता है तो उसका क्या करें अपन, या उसमें से एक मतलब अपना काम का निकालें तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, हम विश्वास कैसे कर लें कि ये चीज़ हमारे काम की है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ आती है अंदर की तरफ, दैट इज एनुलर, वलय को बोलते हैं ना। ये क्या कि आप पूरा ऐसे रिंग है ना, ये तो क्या कि ऐसे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये क्या कि ऐसे गोलाई के अंदर पूरा रिम है। ठीक है, अब क्या कि एक स्पेशल वर्ड आता है, दैट इज डोलीपोर सेप्टा। अब डोलीपोर सेप्टा का जो कनेक्शन होता है वो क्या है कि बेसिडोमाइसीट से होता है। अब सेप्टा तो आपको क्या है कि ओल पंजाई में भी मिलते हैं, लेकिन डोलीपोर जो कंडीशन है वो केवल हमें कहाँ मिलती है, बेसिडो में मिलती है। अब डोलीपोर में क्या होता है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे डोलीपोर में क्या है कि ये तो है पोर, सेंटर में जो स्पेस मिल गया ये तो है पोर, ठीक है, और दोनों साइड में हमने ये क्या दिखा दिया, सेप्टा, ये ज़्यादा सेप्टा, सेप्टम है। अब सेप्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, ये फुला हुआ होता है। और बीच में क्या था कि पोर है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसमें पोर है, और पोर के ऊपर एक क्या है, कवरिंग है दोनों साइड में। इसको अपन बोलते हैं पेरेंथोसोम। तो पेरेंथोसोम जो टर्म आता है, पेरेंथोसोम जो स्ट्रक्चर है वो डोलीपोर सेप्टा के अंदर जो पोर की कवरिंग होती है उसका नाम होता है। ऐसा मिलता जुलता डायग्राम आपके पास आएगा जब आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। तो जो बॉर्डर्ड पिट बनते हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि बीच में एक वो स्वेलिंग होती है, उसके बाहर क्या होता है, एनुलस होता है, पर वहाँ पे डायरेक्ट पोर नहीं होता है। अब पोर का मतलब क्या, पैसेज है, पोर तो खाली जगह होती है, लेकिन क्या है कि इसमें से ऐसे मूवमेंट हो सकता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है वो उनसे मेंटेन रहते हैं कि साइटोप्लाज्म्स हैं वो इनमें से आ जा सकते हैं। द कंप्लीट सेप्टर पोर ओनली परमिट द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर फ्रॉम सेल टू सेल अंडर सर्टेन कंडीशन बाय द पेरेंथोसोम में क्लोज द पैसेज। तो अगर ये पेरेंथोसोम आ जाता है तो फिर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है।
तो पैरेंथोसोम, डोलिपोर ये अलग से मैटर हो जाता है कि एक जनरल लेवल की बात जो होती है कि बेसिडियो से बिलोंग करने वाला फीचर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अपन फंजाई का जो सेल वॉल है उसकी बात कर सकते हैं, यानी कि जो फंजाई का सेल वॉल है। अब सेल वॉल को लेके क्या है कि जैसे आप लोअर को देखेंगे तो अलग मामला है, हायर को देखेंगे तो अलग मामला है, क्योंकि जो फाइकोमाइसीट्स वाले हैं उनकी जो है फंजाई वो क्या है कि वो सेलुलोज के है ना, और उनका जो है ना काइटिन जो होता है वो नॉट आइडेंटिकल टू द इंसेक्ट काइटिन। जैसे इंसेक्ट के पंख वगैरह होते हैं वो सब काइटिन के बने होते हैं, तो इंसेक्ट वाले काइटिन में और फंजाई वाले काइटिन में डिफरेंस होता है। सजेस्टेड फॉर्मूला फॉर फंगस काइटिन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि C22H54 N for 21 N। तो काइटिन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, जैसे जैसे आपके क्लोरोफिल का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो काइटिन फंजाई वाले काइटिन का पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो ये बात यहाँ पे आ गई, लोअर फंजाई है ना, और वो ओमाइसीट के मेंबर हैं जिनमें बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं। बाइफ्लैजिलेट इनमें जो बनता है वो जूस्पोर बनते हैं, जो आपने डिजीज में पढ़ा भी है ना। तो जिनमें बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं ना, वो जूस्पोर वाला मामला जो है वो एल्गी का मामला है ना। बाकी आपने देखे वो और जगह पे, जैसे आपने एस्को पढ़ा, बेसिडियो पढ़ा, ड्यूटेरो पढ़ा, कहीं जूस्पोर नहीं आता है, राइट। तो दे हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। ठीक है, कि सेलुलोज इन पेरनोस्पोरा, सैप्रोलैग्निया, प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ फाइटोप्थोरा एंड पाइथियम। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर वो सब क्या है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सैप्रोलैग्निया को यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक्वेटिक भी है ना, एक्वेटिक तो है ही, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये सेलुलोज नहीं होता है। तो यहाँ बुक में लिखा हुआ है, मे बी इट इज़ रॉन्ग, है ना। हाँ, अब यहाँ आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको कहा गया कि किताब बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये गलत है इसमें। है ना, द बेसिक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज फॉर जाइगोमाइसीट्स, दे आर मोस्टली सैप्रोफाइट, एंड द हायर फंजाई इट मीन्स एस्को एंड बेसिडियोमाइसीट्स, दे हैव काइटिन। और काइटिन का जो बहुलक होता है वो होता है ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा रहता है, ग्लूकोज एमाइन। अब ऐसे आप ध्यान देंगे कि इन द यीस्ट एंड ए फ्यू हेमीएस्कोमाइसीटिडी में जो आते हैं उनमें काइटिन नहीं होता, दे एब्सेंट काइटिन। देयर सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ मेनन एंड बीटा मेनन्स। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि अगर आप सेल वॉल पढ़ रहे हो तो उसमें 3-4 बात ही आएंगी बस। मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, तो मतलब बेसिक से बेसिक लेवल का पेपर आएगा उसमें आएगा, वरना सबको पता है। हाँ, यह आ सकता है कि हेमीएस्कोमाइसीटिडीज के अंदर जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनन्स एंड है ना बीटा मेनन्स की बनी होती है। हाँ, इसके बाद में आप प्रोटोप्लास्ट, अब क्या कि जैसे वैसे टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो वो यही है कि सेल माइनस सेल वॉल। आपके पास अब सेल वॉल तो आप एनिमल सेल में तो कहाँ से उठाओगे, प्लांट सेल में या बैक्टीरिया में ऐसा काम कर सकते हो। तो प्लांट और बैक्टीरियल सेल में अगर आप सेल वॉल को हटा देते हो तो बचा हुआ जो भाग है ना, इसका मतलब क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उससे अंदर का सब कुछ आ गया, तो दैट इज लिविंग। सेल वॉल इज द डेड मैटर, ये चाहे किसी की भी हो, सेल वॉल इज डेड, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग।
एंड साइटोप्लाज्म इज लिविंग। तो ऑल लिविंग इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो उसमें आप सेल वॉल को माइनस करते हैं, सेल वॉल नहीं आ सकती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को लेके बात होती है कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होनी है। ठीक है, और कुछ जगह पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, इन्वेजिनेशंस बनाती है ना, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं और वो मतलब गुच्छे से गुच्छे बन जाते हैं। जैसे आप बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, है ना, बैक्टीरिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो वो रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, वैसा ही फंजाई की मेम्ब्रेन में मिल सकता है। तो ये जो मैटर होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनको लोमासोम्स बोला जाता है। लोमासोम्स का मतलब है कि मल्टी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड द वर्ड वाज गिवन बाय मूरे एंड मैक्लेर इन 1961। तो लोमासोम पूछा हुआ है कि लोमासोम्स क्या होते हैं। अब लोमासोम आपने मतलब ऐसे तो जैसे ग्लाइकोसोम है, लाइसोसोम है, ये तो बहुत आते हैं। तो वो तो लगता है कि जैसे कोई ऑर्गेनेली है ना, क्रोमोसोम है तो वो ऑर्गेनेली तो नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर है। तो वैसे क्या है कि लोमोसोम क्या है, लोमोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जस्ट लाइक एग्रीगेशन है इन केस ऑफ फंजाई।